सर। मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखूंगा इसको, सो आई वुड प्रॉब्ली आस्क फॉर वॉलंटियर्स टू आंसर व्हेन आई से, या तो वॉलंटियर आंसर करने या फिर मैं स्पेसिफिकली नाम देख के पूछ लूंगा, ठीक है? यस सर। इनफैक्ट मैं नाम देख के ही पूछ लूंगा, उससे कर लेंगे। जी सर जी। तो ऑल द स्टूडेंट्स बी अटेंटिव। एग्जाम गोइंग के नाम बोल दो एक बार फटाफट। या यस, फाइनल ईयर्स। फाइनली अपने नाम खुद बता दो, या एक काम करो, चैट में डालना आता है ना सबको? चैट में डालना आता है ना? तो जो फाइनल ईयर्स है वो चैट में लिख दें, गुड आफ्टरनून या हेलो, बस कुछ भी लिख दें बस, या अपना लिख दें थर्ड ईयर। सब तुम सबके सब चैट में अपना अपना साल लिख दो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर इन फ्रंट ऑफ योर नेम, जस्ट बाय chat is there in the right lower corner. सुनाई दे रहा है? यस, आसिफ खान ने लिखा है एक बच्चे ने, बाकी लोग भी लिखो भाई। हाँ भाई, ऑल ऑफ यू प्लीज राइट योर। यस अंशु, गुड, इट्स कमिंग सर। अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे नाम से अपने आप आ जाएगा। सिर्फ STR 1 2 3 लिख के दे दो बस। गुड गुड। मांगा मोहित, ईयर मांगा है। ठीक है, ओके, सो लेट मी स्टार्ट। यस सर। पता नहीं, क्लास चल रही है। दिख रहा है ना? इट्स विजिबल सर। ठीक है, जस्ट So in this class today, we'll be talking about imaging in hepatobiliary and pancreatic. इसके अंदर what we will cover today is how to image liver delivery system, which constitutes of gallbladder, CBD, biliary ducts within the liver, pancreas, and even the spleen. हमारे पास क्या क्या मोडालिटीज अवेलेबल है सब कुछ करने? We can use X-rays, we can use ultrasound, we can use CT, we can use MRI, we can use DSA, angiography. I'm sure you are all aware about these. आप सबकी इन सब में कुछ ना कुछ पोस्टिंग्स या ओरिएंटेशन हो चुकी है, लग चुकी है। So let's start with X-ray. What is the role of X-ray in this diseases? X-ray में हम लोगों को क्या क्या डिफरेंट डेंसिटीज पता लग सकती है एक्सरे में? मेरे को कौन बताएगा ये? एक्सरे में क्या क्या डिफरेंट ओपेसिटीज या क्या क्या डिफरेंट डेंसिटीज हम लोगों को दिखती हैं? सर एयर
फैट दिख सकता है, बहुत देन बोन्स और बहुत सॉफ्ट टिश्यू जो लिवर और शैडो दिख सकती है, किडनी की शैडो, लिवर की शैडो, एक्सीलेंट। बोन्स तो हैं ही सर। अगर कोई कैल्सिफिकेशन है सर वो भी दिख जाएगी। एक्सीलेंट। और कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को डिफरेंट चीजें दिख सकती हैं एक्सरे में। वी कैन सी सॉफ्ट टिश्यू, वी कैन सी एयर, वी कैन सी फैट, वी कैन सी बोन, वी कैन सी कैल्सिफिकेशन और मेटालिक। क्या हमें फ्लूइड डेंसिटी दिखती है एक्सरे की? फ्लूइड दिखता है, फ्लूइड हाँ जी। लेवल दिख सकता है सर। लेवल दिखता है। हाँ, फ्लूइड लेवल तो दिखता है, इसका मतलब फ्लूइड भी दिखता है हमें, है ना? अगर फ्लूइड लेवल क्या होता है? फ्लूइड लेवल नहीं होता, एयर फ्लूइड लेवल होता है। So if we are able to see a air fluid level, that means we are able to see both air and fluid and the level between them. Therefore, we are able to see fluid also on X-ray. So, how is the fluid density different from soft tissue density on X-ray? कौन बताएगा? सेम होती है, डिफरेंट होती है? उज्जवल, हेलो, है सर, बोलिए। सर आवाज नहीं आ रहा है, कट कट के आ रहा है। सर प्लेन फिल्म में दिख सकता है, जैसे एयर हो गया या बैलेट्री या फिर कोई दोबारा कहानी सुनो, दोबारा कहानी नहीं सुननी है। जो क्वेश्चन है वो इसका आंसर आता है तो बताओ। फ्लूइड डेंसिटी और सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी फर्क दिखती है एक्सरे पे या नहीं? विशाल, यस सर। क्वेश्चन तो पूछ चुका हूं ना, आंसर बताओ। सर आवाज नहीं आ रहा सर, कट के आ रहा है। फ्लूइड डेंसिटी दिखती है। डेंसिटी में कोई फर्क होता है एक्सरे में? डेंसिटी मतलब किसी ऑर्गन का दिखेगी डेंसिटी, और फ्लूइड फ्लूइड भी दिख सकता है सर। फ्लूइड भी हमें सॉफ्ट टिश्यू ओपेसिटी की तरह ही दिखता है, चाहे वो सॉलिड स्ट्रक्चर हो। डेंसिटी सर सेम, जैसे फ्लूइड की डेंसिटी सेम ही होगी। सेम होती है, चाहे फ्लूइड हो चाहे सॉलिड हो, दोनों की ओपेसिटी नहीं, फ्लूइड की सर डेंसिटी अलग है, जैसे ऑर्गन की शैडो दिख जाएगी अच्छे से। नहीं भाई, बता तो रहा हूँ, फ्लूइड और सॉफ्ट टिश्यू में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते एक्सरे। नहीं। हाँ, ओके सर। क्या हम बॉडी में इस जो एक्सरे आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें कहीं कोई फ्लूइड होता है? कहाँ पे होता है फ्लूइड, बताओ? बॉडी में कहाँ पे होता है फ्लूइड इस एक्सरे में? किस किस जगह होता है फ्लूइड? लिक्विड फ्लूइड कहाँ कहाँ होता है बॉडी में, इस पार्ट में? पूरे ब्लैडर में होगा सर हमारे, होगा, यूरिन। एक्सीलेंट। और सर जीबी में हो सकता है सर, बाइल जूस। बाइल होता है। और स्टाइन के अंदर भी। और किसमें होता है? और हमारी ब्लड वेसल्स ऑर्टा वगैरह में तो दिखता है। ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, वो भी फ्लूइड होता है। और हमारी किडनीज के अंदर, किडनी में सॉलिड भी पार्ट होता है और फ्लूइड होता है, यूरिन होता है, जो पेल्विक कैलिसल सिस्टम के अंदर होता है ना? यस सर। पेल्विस के अंदर फ्लूइड होता है। और स्प्लीन में होता है सर। वहाँ पे स्प्लीन स्प्लीन में कौन सा फ्लूइड होता है, बताओ? वहाँ पे ब्लड ही होता है। ब्लड ही तो होता है, और वेसल्स में ब्लड होता है। और कौन सा फ्लूइड होता है? सबसे ज्यादा फ्लूइड कहाँ पे होता है पूरे एब्डोमेन में? इन सबसे ज्यादा फ्लूइड जितना तुमने बताया, ब्लैडर सर, कौन सा ब्लड? यूरिनरी ब्लैडर सर। वो तो डिपेंड करता है कि आपने पानी पिया भी नहीं पिया। मैं तो एम्प्टी ब्लैडर बैठा हूँ, तो मेरे फिर भी एब्डोमेन में सबसे ज्यादा फ्लूइड कहाँ पे है इसको? कमाल कर दिया तुम लोगों ने। यार सेकंड, हाँ? और ब्लड
Spine के अंदर नहीं। कहाँ पे यार? अगर मैं पानी पी के बैठूंगा तो ब्लैडर में सर। ब्लैडर में आएगा सर। सीधा ब्लैडर सर स्टमक में भी हो सकता है पानी। किडनीज के थ्रू ब्लैडर के अंदर, किडनीज के थ्रू ब्लैडर। मैंने नलकी लगा रखी है इसोफेगस से सीधा यूरिनरी ब्लैडर में जाने की, है ना? सर स्टमक में। स्टमक में सर। क्या बात कर रहे हो? और क्या, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, सबके अंदर फ्लूइड नहीं पूरा भरा होता? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब में फ्लूइड होता है। स्टमक में तो होता ही होता है, ड्यूodenum में होता है, सबके अंदर फ्लूइड होता है। अब ये बताओ, इस पूरे एक्सरे के अंदर मेरे को फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो कोई दिख रही है कहीं पे अलग से, या कहाँ पे दिख रही है? यूरिनरी ब्लैडर में दिख रहा है इसमें कहीं फ्लूइड? गॉल ब्लैडर में दिख रहा है? आयोटा नहीं सर। में दिख रहा है इसमें फ्लूइड? नहीं सर। नो सर। अगर इसमें इस पेशेंट में गॉल ब्लैडर नहीं है क्या? है ना? है सर। तो वो गॉल ब्लैडर क्यों नहीं दिख रहा? कि डेंसिटी सेम है सॉफ्ट टिश्यू के साथ, इसलिए नहीं दिख रहा। एक्सीलेंट, यही सुनना चाह रहा था। जिसने भी ये बोला, सॉरी मेरे को ना, मैंने स्क्रीन छोटी कर रखी है, आवाज से पता नहीं लग रहा कि कौन है। क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू और फ्लूइड की डेंसिटी सेम होती है, ओपेसिटी सेम होती है ऑन अ एक्सरे, तो वो दोनों एक जैसे ही दिखेंगे। इसमें गॉल ब्लैडर और लिवर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है? तो ये लिवर की सॉफ्ट टिश्यू ओपेसिटी आ रही है, देखो ये सॉफ्ट टिश्यू ओपेसिटी है, ठीक है? ये और यहीं पे गॉल ब्लैडर की ओपेसिटी ओवरलैप कर रही है। ये किडनी की शेडो है ना? और ये किडनी की शेडो है। किडनी के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो यूरिनरी है, पेल्विकल सिस्टम में जो ब्लड वेसल्स के अंदर वो है, तो सब के सब एक ही ओपेसिटी है। इसलिए हमें केवल किडनी की आउटलाइन दिखती है, उसके अंदर नहीं पता लगता कि क्या ब्लड है, क्या यूरिन है, क्या किडनी है। सेम चीज लिवर है। लिवर के अंदर आर्टरीज भी हैं, लिवर के अंदर वेन भी हैं, लिवर के अंदर बाइल डक्ट्स भी हैं जिसके अंदर बाइल है, पर वो सब का सब हमें एक ही जैसी ओपेसिटी दिख रही है, अलग अलग नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि वो सब फ्लूइड और वो सब सॉफ्ट टिश्यू की ओपेसिटी सब एक जैसी है, हम उसको डिफरेंशिएट अलग नहीं कर पाते, ठीक है? इससे हमने क्या सीखा? इस पूरे स्ट्रक्चर की इवैल्यूएशन में अगर हम प्लेन एक्सरे एब्डोमेन करेंगे तो हम केवल मोटा मोटा यही बता सकते हैं कि सॉफ्ट टिश्यू ओपेसिटी है, सॉफ्ट टिश्यू स्लैश फ्लूइड ओपेसिटी। बोन्स अलग दिख रही है, डेफिनेटली हम बता सकते हैं बोन्स है, ठीक है? ये एयर है, ये दिख रहा है, ये एयर है, ये हम बता सकते हैं एयर है, ये ऑब्वियसली बाउल में है। हिपैटोबिलियरी सिस्टम के अंदर कहीं भी नॉर्मली एयर नहीं होती, उस पर्टिकुलर की इवैल्यूएशन के लिए हमारे को एक्सरे का कोई फायदा नहीं है अलग से एयर देखने के लिए। अगर कोई कैल्सिफिकेशन होती मान लो लिवर के अंदर, किसी ट्यूमर के अंदर या किसी चीज में, वो हमें अलग से दिख जाती है एक्सरे, ठीक है? गॉल ब्लैडर के अंदर अगर कैल्सिफिकेशन हो तो वो हमें एक्सरे पे दिख सकती है। गॉल ब्लैडर में कैल्सिफिकेशन होती है, किस चीज में होती है, कोई पता है? गॉल ब्लैडर की कैल्सिफिकेशन एक्सरे में नहीं दिखेगी सर, क्योंकि वो सर अगर क्लेसिफाइड है तो दिख जाएगी, अगर कोलेस्ट्रॉल है तो नहीं दिखेगी। कोलेस्ट्रॉल स्टोन है तो नहीं दिखेगा। हाँ, अगर 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 गॉल ब्लैडर में कैल्सिफिकेशन होगी, कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम डिपोजिशन, चाहे वो उसकी वॉल में हो, चाहे वो उसके स्टोन में हो, तो वो दिखेगी हमें, क्योंकि कैल्सिफिकेशन हमें दिखती है। पर गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स बनते हैं वो नॉर्मली कैल्शियम वाले नहीं बनते, ठीक है? वो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन बनते हैं, तो वो हमें एक्सरे पे नहीं दिखते हैं। पर अगर कैल्शियम वाले स्टोन बने गॉल ब्लैडर में, जो 10% 15% केसेस में होते हैं, तो वो हमें प्लेन एक्सरे पे भी दिख सकते हैं। तो एक ये फायदा हो गया प्लेन एक्सरे करने का कि अगर गॉल स्टोन्स कैल्शियम वाले हैं तो वो हमें प्लेन एक्सरे पे दिख जाएंगे, क्योंकि हमें कैल्शियम प्लेन एक्सरे पे दिखता है। जैसे कि किडनी के स्टोन्स हमें दिखते हैं प्लेन एक्सरे पे, है ना? क्योंकि वो 90% ऑफ द टाइम कैल्शियम वाले स्टोन दिखते हैं। आपने देखे ही होंगे, आईवीपी में भी हम करते हैं, उससे भी पेशेंट आता है ना। यस सर। गॉल ब्लैडर वाले नहीं दिखते। अगर लिवर में कैल्सिफिकेशन है तो दिख जाएगी, गॉल ब्लैडर में कैल्शियम वाले स्टोन्स हैं तो दिख जाएंगे, स्प्लीन के अंदर कोई कैल्सिफिकेशन है दिख जाएगी। अदरवाइज यह सब चीज़ों की केवल हमें एक सॉफ्ट टिश्यू ओपेसिटी दिखेगी, ये लिवर की, यहाँ पे कहीं स्प्लीन की, यहाँ कहीं पैंक्रियास की, जो ओवरलैप करती है। मान लो मेरे को लिवर के अंदर की जो वेसल है वो देखनी है एक्सरे पे, तो कैसे देखूंगा?
सर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करके कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करके। वेरी गुड। कंट्रास्ट इंजेक्ट करके क्यों दिखेगा? क्योंकि कंट्रास्ट के अंदर आयोडीन होती है। आयोडीन हमें प्लेन एक्सरे पे ओपेसिफाई होकर दिख सकती है। ठीक है, आईवीपी में भी तो हम ये यूज करते हैं ना, कंट्रास्ट देते हैं खूब सारा, वो पेल्विक एलिसिस सिस्टम में आता है और हमें दिख जाता है। तो अगर हम कंट्रास्ट दें आईवीपी में हमें क्यों दिखता है? क्योंकि वो कंट्रास्ट ना पूरा कंसंट्रेट हो जाता है, किडनी से सारा एक्सक्रीट होता है, वहीं पे कंसंट्रेट हो जाता है। तो 30-40 ml कंट्रास्ट देते हैं, बट वो इतना ज्यादा कंसंट्रेट होकर वहाँ यूरिन में पहुंचता है कि हमें आराम से दिख जाता है। अगर हम कंट्रास्ट वेन में दें, वो लिवर की आर्टरी या लिवर की वेन में जाएगा, पर नॉर्मली हमें ना वो दिखेगा नहीं, क्योंकि वो इतना ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है वहाँ पे। ब्लड में तो डाइल्यूट होता है कंट्रास्ट, पूरी बॉडी की ब्लड में। तो अगर मेरे को लिवर की आर्टरी देखनी हो तो मेरे को कैसे देखूंगा एक्सरे में, कैसे कंट्रास्ट दूंगा उसको? जो कंट्रास्ट हेपेटोसाइट से एक्सक्रीट हो वैसा कंट्रास्ट देंगे। कौन बोल रहा है ये? नाम बताओ। सैयद मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल, बहुत अच्छा बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट वो कंट्रास्ट की सब ना यूजुअली सीटी और एमआरआई पे ज्यादा अच्छे से दिख पाता है। एक्सरे पे इतना कभी कोई कंट्रास्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हेपेटोसाइट से एक्सक्रीट हो और एक्सरे पे दिख जाए आराम से। अगर हमें आर्टरी, लिवर की आर्टरी देखनी है, कौन सी आर्टरी होती है लिवर में? नाम बताओ। हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी होती है। अगर मेरे को हेपेटिक आर्टरी एक्सरे पे देखनी है तो मेरे को हेपेटिक आर्टरी के अंदर कंट्रास्ट देना होगा। अगर मैं नॉर्मल कैमरा लगा के कंट्रास्ट दूंगा ना, तो पूरी बॉडी में पहले वेन से हार्ट में जाएगा, हार्ट से अयोटा में जाएगा, अयोटा से हेपेटिक आर्टरी में आएगा, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा इतना ज्यादा कि हमें नहीं दिखेगा। तो अगर हेपेटिक आर्टरी को मेरे को कंट्रास्ट से ओपेसिफाई करना है तो क्या तरीका रहेगा? डायरेक्ट एंजियो सूट में ले जा सकते हैं पेशेंट को। हेपेटिक आर्टरी के अंदर जाके कंट्रास्ट दूंगा और एकदम तुरंत एक्सरे खींचूंगा तो ही दिख पाएगा। समझ आ रही है चीज? तो डायरेक्ट हेपेटिक आर्टरी के अंदर कंट्रास्ट कैसे देंगे हम? अगर एंजियोग्राफी, है ना, एंजियोग्राफी का क्या मतलब हुआ? ओपेसिफिकेशन ऑफ वेसल्स। एंजियो इज वेसल्स, ग्राफी इज, आपको पता ही है, टेकिंग एक्सरेज। एंजियोग्राफी वर्ड इसलिए आया अगर हम डायरेक्टली वेसल की ओपेसिफिकेशन करें, उसमें किसी चीज से कम कोई ऐसा कंट्रास्ट लेके आए जो हमें दिखे। तो अगर हम जो एंजियोग्राफी करते हैं, डीएसए करते हैं, जब हम फीमोरल आर्टरी पंक्चर करते हैं, उससे हम कैथेटर लेके जाते हैं अंदर, तो पूरा सीलिएक आर्टरी या हेपेटिक आर्टरी के अंदर कैथेटर रख देते हैं। जब हम बाहर से कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, वो हेपेटिक आर्टरी के अंदर, सीलिएक आर्टरी के अंदर कंट्रास्ट निकलता है और तुरंत उसी वक्त हम एक एक्सरे कर लेते हैं। उस टाइम पे हमें हेपेटिक आर्टरी के अंदर कंट्रास्ट दिख जाएगा, क्योंकि वो डेंस कंट्रास्ट हमने हेपेटिक आर्टरी के अंदर दिया। दैट इज नोन एज हेपेटिक आर्टीरियल एंजियोग्राफी। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। ये देखो, ये वाली चीज इसमें क्या है, ये एक्सरे है ना एब्डोमेन का, पर पिछले वाले से डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? इसमें लिवर और स्प्लीन के अलावा अब हमें वेसल्स दिख रही है, राइट? यस सर। हमें ये सब वेसल्स हैं। अब हमें कैसे पता कि ये वेसल्स हैं? हमें एनाटॉमी से पता है। इस तरफ जो जा रही है ये हेपेटिक आर्टरी है, ये गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी है, इस तरफ जा रही है स्प्लीनिक आर्टरी है, और ये हमारा क्या है? व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? कैथेटर। ये कैथेटर है। तो हम फीमोरल से कैथेटर लेके गए, ये हमने सीलिएक आर्टरी में कैथेटर यहाँ छोड़ा, हमने जब कंट्रास्ट डाला तो हेपेटिक आर्टरी दिखी, स्प्लीनिक आर्टरी दिखी, तो दिस बिकम्स एंजियोग्राम। ठीक है, ये हेपेटिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं, ये स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं। और ये क्या है? पेल्विक कैलिकल सिस्टम। ये क्यों दिखा? हमने इसमें तो कंट्रास्ट डाला नहीं। कंट्रास्ट दिए सर, टाइम हुआ है इसीलिए शायद किडनीज में दिख रहा है। एक्सीलेंट। इसके अंदर जो भी हम वेसल के अंदर कंट्रास्ट देते हैं, एक्सीडेंटली वो जाके किडनी में एक्सक्रीट भी करेगा ना, जो किडनी से एक्सक्रीट कर रहा है तो हमें दिख रहा है। हमें टाइम हो चुका है थोड़ा कंट्रास्ट, यू राइट एक्चुअली। जब हम आईवीपी करते हैं उसमें भी तो यही देखते हैं हम, हमने वेसल में कंट्रास्ट देते हैं, उसको लोग किडनी में एक्सक्रीट करते हैं, तो जो हमने यहाँ वेसल में दिया वो किडनी में एक्सक्रीट भी कर रहा है। पर ये स्टडी सीलिएक आर्टीरियोग्राम, ठीक है। अगर एक्सरे पे आर्टरीज देखनी हो तो ऐसी देखनी पड़ेगी। ये क्या है, कन्वेंशनल है कि डीएसए है? कन्वेंशनल है सर।
कन्वेंशनल है। हमें बोन्स भी दिख रही हैं, सॉफ्ट टिश्यू भी दिख रहा है। अगर हम पीछे से बोन और सॉफ्ट टिश्यू सब सब्ट्रैक्ट कर दें और केवल वेसल दिखे तो ये क्या बन जाता है? DSA मोड। ये डीएसए। वही वही आर्टेरियोग्राम है, वही कैथेटर हमने सीलिएक में डाला हुआ है, वही हमने कंट्रास्ट दिया है, पर क्योंकि सब कुछ हमने सप्रेस कर दिया तो अब ये आपका डीएसए मोड में सीलिएक आर्टेरियोग्राम है। तो अगर हमें वेसल्स इवैल्यूएट करनी है तो हम आर्टेरियोग्राम करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें वेन्स इवैल्यूएट करनी है तो हम वीनोग्राम करेंगे। ये हेपेटिक वेन है। हेपेटिक वेन के अंदर हमने डायरेक्टली कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया, कोई पंचर करके या कैथेटर ले जाके, उससे हमने कॉन्ट्रास्ट डाला तो ऐसे आएगा, हेपेटिक वेन आ जाएगी, ठीक है। दिस इज हेपेटिक वीनोग्राम। अच्छा, मान लो मेरे को गॉल ब्लैडर देखना हो प्लेन एक्सरे पे, तो कैसे कर सकते हैं? तो हम कुछ ऐसा कॉन्ट्रास्ट देंगे जो स्पेसिफाई करें, फाइल को स्पेसिफाई करें, है ना? ओसीजी सर। तो कुछ ओसीजी प्रोसीजर होता है सर, टेलीपैक करते हैं। तो फाइल के अंदर एक्सक्रीट होता हो जाके एंड होता जाता हो धीरे धीरे, हम वो दे सकते हैं, है ना। पहले के जमाने में करते थे इसके लिए ओसीजी करते थे या आईसीजी करते थे, जिसमें हम इंट्रावीनस या ओरल ऐसा एजेंट देते थे, कंट्रास्ट एजेंट, जो बाइल में एक्सक्रीट होता है, फिर वो वहाँ पे कंसंट्रेट होता रहेगा, फिर हम उसका एक्सरे करते थे। जैसे कि ये है, ये पुराने जमाने का 30 साल पहले करते थे, अब ऐसा कुछ नहीं करते हैं। बट अगर आपका गॉल ब्लैडर ऐसे ओपेसिफाई दिखे तो ये आपका बेसिकली ओसीजी है, ओरल कोलिसिस्टोग्राम। अब नहीं करते हैं, सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हारी नॉलेज में रहना चाहिए, तुम्हारी किताब के अंदर कहीं ना कहीं लिखा होगा दे, ठीक है। अगर मेरे को बाइल ट्री ओपेसिफाई करना हो तो सर ईआरसीपी कर, ERCP PTC। तो अगर हम बाइल डक्ट के अंदर, बिलियरी ट्रैक्ट के अंदर डायरेक्ट कंट्रास्ट डाल दें, मान लो किसी भी तरीके से, और फिर एक्सरे ले लें, यही वाला कंट्रास्ट आपका जो हमने ब्लड वेसल में डाला है, अगर हम इस बार बिलियरी ट्रैक्ट में डालें और हम फिर एक्सरे खींचे तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्टडी को क्या बोलेंगे? व्हाट स्टडी? कोलेंजियोग्राफी, ठीक है, बिकॉज कोलेंजियो मींस बिलियरी ट्रैक्ट, ग्राफी हमने बताया हमें क्या होता है। सो कोलेंजियोग्राफी करने के, कॉन्ट्रास्ट कोलेंजियोग्राफी करने के 2-3 तरीके। नॉर्मल सबसे स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है। क्या तरीका है ये? आपने एंडोस्कोपिक तरीके से मुंह के थ्रू एंडोस्कोप जाता है, इसोफेगस से गया, स्टमक में गया, स्टमक से ड्यूडेनम के अंदर गया, ड्यूडेनम के जाने के बाद आपने एंडोस्कोप से जो सीपीडी का लोअर एंड है एम्पुला पे, उसको हुक किया, उसके अंदर एक छोटा सा कैथेटर डाला और उसमें कंट्रास्ट इंजेक्ट कर दिया, तो आपकी क्या पिक्चर आएगी? कोलेंजियोग्राम। कंट्रास्ट से ओपेसिफाई हो गई, सिस्टिक डक्ट हो गई, ये गॉल ब्लैडर ओपेसिफाई हो गया, और ये बिलियरी चैनल्स ओपेसिफाई हो गए। और ये क्या ओपेसिफाई हो रहा है? ये क्या स्ट्रक्चर है? पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट। इन सबको अगर आप ऐसे इकट्ठे देखना चाहें, इवेल्युएट करना चाहें, तो आप एंडोस्कोप से बिलियरी एंड पैंक्रियाटिक डक्ट ओपेसिफाई करके कोलेंजियो पैंक्रियाटिकोग्राफी कर सकते हैं। क्योंकि हम ये नीचे से कर रहे हैं, रेट्रोग्रेड मैनर में कर रहे हैं, ऊपर से यहाँ आता है ना बाइल, तो हम तो नीचे से वापस भेज रहे हैं कॉन्ट्रास्ट, ये क्या हो गया? रेट्रोग्रेड हो गया। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रियाटिकोग्राफी। समझ आया? ERCP। एक्सरे खींचा हमने कंट्रास्ट देने के बाद, इसमें कंट्रास्ट कर दिया, इसमें हमें बिलियरी चैनल्स ओपेसिफाई हो गए, बाइल डक्ट ओपेसिफाई हो गई, पैंक्रियाटिक डक्ट ओपेसिफाई हो गई, और गॉल ब्लैडर भी पूरा ओपेसिफाई हो गया, ठीक है। तो दिस बिकम्स ERCP। ERCP कैसे पहचानोगे? एंडोस्कोप दिखेगा तुम्हें, और पैंक्रियाटिक डक्ट भी दिखेगी, गॉल ब्लैडर भी दिखेगा, CBD भी दिखेगी, और नीचे से इंजेक्ट किया हुआ कंट्रास्ट होगा इन एक्सरे, राइट। दिस बिकम्स ERCP। सेम तरीके से मैं ऊपर से भी कंट्रास्ट इंजेक्ट कर सकता हूँ CBD के अंदर, जो नीचे आए, सेम यही कंट्रास्ट। वो कैसे करते हैं? हम एक्चुअली थ्रू द स्किन पंचर करते हैं,
किसी अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में एक सीपीडी के अपर पार्ट को या कोई बिलियरी चैनल को हमने पंचर कर लिया यहाँ पे और उसमें कंट्रास्ट डाला, तो कंट्रास्ट इसको भी ओपेसिफाई कर देगा, इनको भी ओपेसिफाई कर देगा। ठीक है, जैसे कि ये हम यहाँ दिखा रहे हैं कि हमने एक नीडल डाली पहले गाइडेंस में। नीडल जब हमारी किसी एक बाइल चैनल को टकराई, हमने उसके अंदर कंट्रास्ट डाल दिया। कंट्रास्ट डालने के बाद पूरा बिलियरी चैनल यहाँ पे ओपेसिफाई हो गए नीचे तक। इसको हम क्या बोलेंगे, अगेन कोलेंजियोग्राफी तो हो ही गई। ठीक है, पर ये अब एंडोस्कोपिक नहीं है, ये रेट्रोग्रेड नहीं है, ये एंटीग्रेड है। ये परक्यूटेनियस रूट से गए हैं लिवर के थ्रू, दिस इज परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी, पीटीसी। इसको कोलेंजियोपेंक्रेटिकोग्राफी क्यों नहीं बोलते? पैनक्रियाज नहीं दिख रही है ना सर, पैनक्रियाटिक डक्ट क्यों नहीं दिख रही और क्यों नहीं दिखती इसमें? सर कंट्रास्ट ऊपर से डाला हमने तो ऊपर से डाल रहे हैं ना सर, नीचे से नहीं डाल रहे। तो अगर कंट्रास्ट ऊपर से डालेंगे तो वो नीचे जाके जहाँ पैंक्रेटिक डक्ट मिलेगी उसमें वापस रिवर्स होके थोड़ी ना जाएगा कंट्रास्ट, क्योंकि उन दोनों में नॉर्मल डायरेक्शन तो फ्लो तो नीचे है ना। यस सर। नीचे से पुश करेंगे जोर से तो दोनों तरफ जाएगा, पर अगर ऊपर से किसी भी एक में पुश करेंगे तो दूसरी तरफ नहीं जाएगा, एक ही चीज को स्पेसिफाई करेगा। इसलिए इसको पीटीसी बोलते हैं, ना कि पीटीसीपी। रेट्रोग्रेड मैनर में उसको ईआरसीपी बोलते हैं, ना कि सिर्फ सी। समझ आया? यस सर। तो ये हो गया पीटीसी। पीटीसी हम परक्यूटेनियस नीडल से करते हैं, ईआरसीपी हम एंडोस्कोप से करते हैं। एंडोस्कोपिक प्रोसीजर रेडियोलॉजिस्ट नहीं करता है, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करता है, जबकि पीटीसी प्रोसीजर रेडियोलॉजिस्ट करता है। ये हम लोग ही कर सकते हैं खुद। ठीक है, तो अगर ऊपर का पार्ट ओपेसिफाई करना मान लो ज्यादा इंटरेस्ट का हो तो पीटीसी बेटर टेक्निक है। अगर नीचे सीबीडी का पार्ट ओपेसिफाई करना ज्यादा इंटरेस्ट का हमारा वो वाला एरिया है तो ईआरसीपी बेटर है। पर दोनों ही केसेस में आप पूरा बिलियरी सिस्टम ओपेसिफाई कर सकते हो और एक्सरे खींच के बिलियरी सिस्टम देख सकते हो, दिस बिकम ईआरसीपी। ठीक है, यस सर। ये सब तो हो गए एक्सरे के अंदर ही। अब मान लो एक्सरे से बियॉन्ड जाना है, इनसे बेहतर तकनीक क्या है जिसमें हम कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसमें हम बिना कंट्रास्ट डाले ही सब कुछ देख सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू भी, फ्लूइड भी। अगर मान लो कोई हमारे पास ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसमें सॉफ्ट टिश्यू और फ्लूइड दोनों सेपरेटली देख सकते हो और अच्छे से देख सकते हो, अल्ट्रासाउंड सर भी यूज कर लेंगे। तो वो सारी की सारी जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है सब है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी है, एमआरआई है, उन सबकी सॉफ्ट टिश्यू रेजोल्यूशन एक्सरे से ज्यादा बेटर होती है ना, कंट्रास्ट रेजोल्यूशन। यस सर। ये हो गया अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हम वन बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अल्ट्रासाउंड ओवर एक्सरे इज रियल टाइम सेक्शनल होती है। हम इसमें कट सेक्शन देख सकते हैं, एक्सरे में हम कट सेक्शन नहीं देख सकते थे ना। सेकंड चीज, इसमें हम सॉफ्ट टिश्यू और फ्लूइड दोनों की ओपेसिटी को डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हैं। अगर ये एडवांटेज हम अल्ट्रासाउंड की यूज करें तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि इसमें ब्लड वेसल अलग है, बिलियरी चैनल अलग है, गॉल ब्लैडर अलग है और सॉफ्ट टिश्यू ऑफ लिवर की डेंसिटी, ओपेसिटी या इकोडेंसिटी अलग है। तो हम इन सबको आराम से देख सकते हैं। तो हेपेटो पैंक्रियाटिको बिलियरी सिस्टम की इवेल्युएशन के लिए अल्ट्रासाउंड इज अ वेरी वेरी गुड मोडेलिटी and in fact the first modality for its evaluation rather than X-ray or all those procedures which I showed you. अगर नॉर्मली हम इन चीज को कुछ भी सस्पेक्ट करते हैं तो हम सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में सॉलिड चीज ऐसे दिखती है, देखो जैसे ये ग्रे मैटर, ग्रे ग्रे करके ये ग्रे, ये क्या है, पूरा लिवर है। इसके अंदर अगर कुछ ब्लैक दिख रहा है तो ये ब्लैक ब्लैक जो दिखता है अल्ट्रासाउंड में वो क्या होता है, फ्लूइड होता है। ये जो हमें दिख रहा है ये हमें हेपेटिक वेन दिख रही है, वेन के अंदर ब्लड है, फ्लूइड है। और ये हमें गॉल ब्लैडर दिख रहा है, गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल है। हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि क्या बाइल है, क्या फ्लूइड है, क्या ब्लड है, वो हमें एनाटॉमी से पता होगा। अगर लिवर के नीचे ऐसी शेप का कुछ स्ट्रक्चर आ रहा है तो वो गॉल ब्लैडर है जिसके अंदर बाइल है। अगर यहाँ कुछ आ रहा होता तो स्टमक के अंदर पानी होता, यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है तो वो हेपेटिक वेन है जिसके अंदर ब्लड है। कुछ यहाँ आ रहा होता तो सीबीडी भी शायद होती जो हमें दिख रही होती,
बाय और एनाटॉमिकल लोकेशन हम बता सकते हैं कि वो किस टाइप का फ्लूइड है। सो अल्ट्रासाउंड इज अ एक्सीलेंट मोडालिटी इन डिफरेंशिएटिंग ऑल दीस थिंग्स। ठीक है, ब्लड को स्पेशली ज्यादा अच्छे से देखने के लिए क्या कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड में, स्पेशल चीज डॉपलर कर सकते हैं सर। anything which is moving fast, we can use the Doppler principle of physics to investigate it. ब्लड वेसल्स में वेन हो चाहे आर्टरी हो, उसमें थोड़ा फास्ट मूविंग ब्लड होता है। ऐसे तो बाइल भी मूव करती है, पर वो इतना स्लो मूव करती है कि उसका हम डॉपलर इफेक्ट नहीं लगा सकते। पर ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज, वेन्स में वो इतना फास्ट मूव करते हैं कि उसको हम डॉपलर इफेक्ट लगा के हम ये चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर फ्लो है या नहीं है। डिपेंड एंड डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि डायरेक्शन हमारी तरफ है या हमसे दूर जा रहा है, मतलब प्रोब की तरफ आ रहा है या प्रोब से दूर जा रहा है। ये हम डॉपलर इफेक्ट अल्ट्रासाउंड का यूज करके। तो अल्ट्रासाउंड की एडवांटेज क्या हुई? क्या अल्ट्रासाउंड पे हम लिवर, पैंक्रियास, स्प्लीन का सॉफ्ट टिश्यू देख सकते हैं? यस। यस सर। Yes. क्या हम बिलियरी चैनल अलग से देख सकते हैं? यस। क्यों? क्योंकि हम फ्लूइड अलग से देख सकते हैं। क्या हम हेपेटिक आर्टरीज देख सकते हैं अलग? यस, क्योंकि हमें फ्लूइड दिखता है, प्लस हम डॉपलर भी यूज कर सकते हैं। क्या हम हेपेटिक वेन देख सकते हैं? यस, क्योंकि हम फ्लूइड भी देख सकते हैं और हम डॉपलर भी यूज कर सकते हैं। क्या हम पोर्टल वेन देख सकते हैं? यस, सेम फ्लूइड ब्लड है, वही डॉपलर इफेक्ट और वही फ्लूइड इफेक्ट। क्या हम बिलियरी चैनल देख सकते हैं? हाँ, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड होता है और फ्लूइड हमें बहुत अच्छे से दिख सकता है। तो इन सब की पैथोलॉजी, चाहे उसके अंदर ट्यूमर हो, चाहे उसके अंदर स्टोन हो, चाहे उसके अंदर कोई कैल्सिफिकेशन हो, कैल्सिफिकेशन भी अल्ट्रासाउंड में बहुत अच्छी दिख जाती है। और सेम चीजें स्प्लीन के अंदर या सेम चीजें पैंक्रियास के अंदर कुछ भी हो, वो हमें अल्ट्रासाउंड पर बहुत आराम से दिख सकती है। सो अल्ट्रासाउंड इज अ वेरी वेरी गुड मोडालिटी फॉर इट्स इवैल्यूएशन। थोड़ी सी डिसएडवांटेज क्या है अल्ट्रासाउंड की कंपेयर टू सीटी या एमआरआई? ऑपरेटर डिपेंडेंट है सर। वेरी गुड। So time. टाइम भी है, ऑपरेटर डिपेंडेंट है, प्लस कुछ चीजों की ना, जैसे हम एनहांसमेंट देखना चाहते हैं। सर अगर ओबेस पेशेंट है तो फिर एटेन्यूएशन उनका इतना पेनिट्रेशन नहीं होता साउंड वेव्स का, तो इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। कई बार अल्ट्रासाउंड की लिमिटेशन है इतना, वो पेनिट्रेट ही नहीं कर सकता, तो तब भी प्रॉब्लम होगी। या कई बार कुछ चीजों की ना हमको एनहांसमेंट देखनी होती है, वो चीज हमें अल्ट्रासाउंड पे मुश्किल होती है। उसके लिए फिर हम सीटी या एमआरआई करते हैं विद कंट्रास्ट, स्पेशली इन केसेस ऑफ जो कैंसर्स है ना, ट्यूमर्स हैं, उन सब के अंदर हमें थोड़ा सा बेटर देखना पड़ता है कि कितनी एनहांसिंग है, कहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, किधर किधर जा रहा है। उन केसेस के अंदर हमारे को सीटी और एमआर की हेल्प लेनी पड़ती है आफ्टर वी हैव डन द अल्ट्रासाउंड टू इवेल्युएट द ट्रू एक्सटेंट ऑफ ऑल दोस ट्यूमर्स एंड कैंसर्स बेटर। ठीक है, उस केस में हम अल्ट्रासाउंड से बेटर सीटी और एमआरआई की हेल्प लेते हैं। बाकी जनरली स्टोन वोन देखना हो, ये सब चीजें देखनी हो, उनके लिए अल्ट्रासाउंड भी बहुत अच्छी मदद है। सीटी पे आते हैं। सीटी आप सबकी पोस्टिंग हो चुकी है। सीटी में बेसिकली क्या होता है? सीटी में तो हम एक्सरे वाला मैकेनिज्म ही यूज करते हैं ना, जो चीज एक्सरे में जैसी दिखती है वही चीज सीटी में वैसी दिखती है, क्योंकि वही एक्सरे यूज हो रहे हैं। एडवांटेज सिर्फ ये है कि सीटी की सॉफ्ट टिश्यू रेजोल्यूशन एक्सरे से भी बेहतर होती है, और सीटी क्रॉस सेक्शनल मोडालिटी होती है, 3 डायमेंशनल मोडालिटी होती है कंपेयर टू एक्सरे विच इज अ 2 डायमेंशनल। और सीटी के अंदर जब हम कंट्रास्ट देते हैं ना, जो आयोनिक कंट्रास्ट हम देते हैं, नॉन आयोनिक कंट्रास्ट देते हैं, जो एक्सरे पे बहुत डाइल्यूट हो जाता है, हमें नहीं दिखता, बट सीटी का रेजोल्यूशन इतना अच्छा होता है कि उसमें वो हमें आराम से कंट्रास्ट वेसल्स के अंदर दिख जाता है। सेम अमाउंट ऑफ कंट्रास्ट हम देके एक्सरे खींचे वर्सेस सेम अमाउंट ऑफ कंट्रास्ट देके हम सीटी करें, तो हमें सीटी के अंदर वो कंट्रास्ट पूरा का पूरा दिखेगा। ये एडवांटेज होती है। तो जब हम सीटी क्रॉस सेक्शन करते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू है, ओपेसिटी है, वो सॉफ्ट टिश्यू ओपेसिटी दिखेगी। जैसे ये लिवर है, ये पैंक्रियाज है, ये स्प्लीन है, ये किडनी है, ये सब हमें अच्छे से दिखेगा। जो बोन डेंसिटी है वो बोन की तरह दिखेगी सीटी में भी, जैसे एक्सरे में दिखती है। सीटी जो एयर है वैसे ही दिखेगी, जैसे एक्सरे में एयर दिखती है वैसे सीटी में दिखेगी। जैसे एक्सरे में फैट दिखता है वैसे ही सीटी में फैट दिखेगा। पर एक एडवांटेज ये है, सीटी में आपको फ्लूइड और सॉलिड दोनों को बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हो, जो आप एक्सरे पे नहीं कर सकते। ठीक है, फ्लूइड सीटी पे डेफिनेटली मच मच बेटर दिखता है कंपेयर टू एक्सरे। जैसे ये
ये जो ब्लैक दिख रहा है ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड यहाँ पे किस पार्ट में होगा, इस पार्ट में जीबी जीबी के अंदर बाइल है, जबकि ये लिवर है। लिवर के अंदर ये दिख रहे हैं थोड़े ज्यादा ब्राइट एरियाज गोल गोल, ये क्या है, ये जो कंट्रास्ट है, ये आईवीसी में कंट्रास्ट है, सॉरी यहाँ पे ये पोर्टल वेन में कंट्रास्ट है, ये ऐसे लिवर के अंदर वेसल्स के अंदर। CT is excellent modality for looking at the solid part of the liver, pancreas, spleen, for any tumors, any lesions within them, for gallbladder, for the pathology of gallbladder also, for any other vessels also. CT is an excellent, even better than ultrasound. Only one place where ultrasound is better than CT in the hepatobiliary system. Can anyone tell me? गॉल ब्लैडर स्टोन। Excellent. जिसने भी बोला excellent. Gallbladder stone is one exception जो अल्ट्रासाउंड पे बेटर दिखते हैं कंपेयर टू CT बिकॉज ऑफ सम फिजिक्स बिहाइंड दिस। गॉलब्लैडर के जो स्टोन्स हैं वो हमें हमेशा अल्ट्रासाउंड पे बेटर दिखते हैं कंपेयर टू CT से। ठीक है, ये चीज बस ध्यान रखना। तो इसलिए अगर गॉलब्लैडर स्टोन सोच रहे हो तो हम CT नहीं करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। उसके अलावा बाकी सारी पैथोलॉजी के लिए हम स्टार्टिंग में अल्ट्रासाउंड करते हैं स्क्रीनिंग की तरह। अगर कुछ भी डाउट, कुछ भी पैथोलॉजी लग रही होती है तो उसके बाद हम उसको सब्सिक्वेंटली CT स्कैन या MRI से फर्दर इवेल्युएट। ठीक है, MRI का क्या, ये MRI है। MRI भी वैसे ही जैसे CT है, क्रॉस सेक्शनल हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यू रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, हम फ्लूइड और सॉलिड को आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें हम वेसल्स भी अलग से देख सकते हैं, जैसे CT में देख सकते थे। फ्लूइड, सॉलिड, फैट सब कुछ बेटर है जैसे का CT का था, ऑलमोस्ट सेम थिंग एज CT। एडवांटेज ओवर CT क्या है MRI की? रेडिएशन फ्री है, तो बेस्ट इज मच लॉन्गर टाइम में। CT आपको मालूम है आधे मिनट में हो जाता है, 30 सेकंड में। MR कम से कम 30 मिनट लेता है होने में, ये डिसएडवांटेज है। अदरवाइज इसकी रेजोल्यूशन CT से भी बेटर है। CT के अंदर हमें कंट्रास्ट देके ही थोड़ा ढंग से पता लगता है, बिना कंट्रास्ट के चीजें दिखती हैं पर मुश्किल से दिखती हैं। MR हम बिना कंट्रास्ट के भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं चीजें कंपेयर टू इवन CT, क्योंकि उसकी कंट्रास्ट रेजोल्यूशन इवन CT से भी बेटर है। तो अगर कोई बोले कि कंट्रास्ट नहीं दे सकते किसी पेशेंट, मान लो, तो आप CT करना प्रेफर करोगे या MR? तो फिर आप MR प्रेफर करोगे, क्योंकि MR बिना कंट्रास्ट की उतनी इंफॉर्मेशन काफी हद तक देता है तो CT विद कंट्रास्ट। समझ आ रहा है? MR और ऑब्वियसली MR के अंदर तो हमारी डिफरेंस है, T1 है, T2 है, प्लेयर है, डिफ्यूजन है, इन सब अलग अलग चीज़ों का यूज करके हम करेक्टर भी दिखा सकते हैं, किस टाइप का ट्यूमर है, किस टाइप का ट्यूमर है, क्या है। इसके अंदर हम CBD भी यूज कर सकते हैं, बाइक भी वैल्यूएट कर सकते हैं, ब्लड वेसल भी वैल्यूएट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इवन विदाउट कंट्रास्ट। कंट्रास्ट देके और भी बेटर हो जाता है MR, बट विदाउट कंट्रास्ट भी काफ़ी अच्छा दिख जाता है हमें। तो अगर कुछ भी हमें पैथोलॉजी वैल्यूएट करनी हो, इंक्लूडिंग गॉल स्टोन्स, including CBD abnormalities, including pancreas, including liver, including tumors, MRI is the excellent modality for the entire hepatobiliary and pancreatic system. अगर मैं MR में भी कंट्रास्ट दे सकते हैं, मैंने आपको बताया वो MR कंट्रास्ट डिफरेंट होते हैं। तो अगर ट्यूमर इवेल्यूएशन और MR करना हो, प्लेन में भी कर सकते हैं और कंट्रास्ट देके इवन फर्दर बेटर भी कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे को MR के अंदर वेसल्स देखनी है, तो उस टेक्निक को क्या बोलेंगे? MR एंजियोग्राफी। MR एंजियोग्राफी हो सकती है हमारे। तो हम MRA भी कर सकते हैं। अगर हमें हेपेटिक आर्टरी देखनी है, सिलिक आर्टरी देखनी है, हेपेटिक वेन देखनी है, पोर्टल वेन देखनी है, तो हम MR एंजियोग्राफी कर सकते हैं। MR एंजियोग्राफी भी हो सकता है, MR आर्टरियोग्राफी कर सकते हैं। सेम चीज CT में भी है। अगर मेरे को हेपेटिक आर्टरी, सिलिक आर्टरी सिग्निफाई करके CT में देखनी है, एंजियोग्राम ना करना हो, DSA ना करना हो, तो मैं CT एंजियोग्राम कर सकता हूँ, CT आर्टेरियोग्राम कर सकता हूँ, कोई सब देखने के लिए। उसका एडवांटेज ओवर द DSA क्या है? नॉन इन्वेजिव नहीं। क्योंकि जो DSA या इनिशियल एंजियोग्राम था, उसमें तो मेरे को वेसल के अंदर डायरेक्टली कंट्रास्ट डालना पड़ रहा था, वेसल को पंचर करके
वेसल को पंचर करने के लिए मेरे को इन्वेजन करना पड़ रहा था फीमोरल आर्टरी के थ्रू जाके। पर अगर सीटी एंजियोग्राम मेरे को करना हो, क्योंकि उसका कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन इतना अच्छा है, तो अगर मैं प्योर इंट्रावीनस कॉन्ट्रास्ट भी देता हूँ वेन के अंदर भी, वो कॉन्ट्रास्ट भी इतना डेंस होकर सीटी में आर्टरी में चल जाता है कि अगर मैं सीटी करूंगा तो मैं आर्टरी अच्छे से स्पेसिफाई कर सकता हूँ बिना डायरेक्टली आर्टरी में कॉन्ट्रास्ट दिए। तो इसलिए सीटी एंजियोग्राम की एडवांटेज है कंपेयर टू कन्वेंशनल एंजियोग्राम, कैथेटर एंजियोग्राम या डीएस से, तो बिना इन्वेजन के इंट्रावीनस कॉन्ट्रास्ट से ही आप सीटी एंजियोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज एमआर में भी है। ऐसे ही आप चाहो तो आप एमआर एंजियोग्राम कर सकते हो आफ्टर गिविंग कॉन्ट्रास्ट, इंट्रावीनस कॉन्ट्रास्ट ओनली। एमआर एंजियोग्राम की एक और एडवांटेज है ओवर सीटी एंजियोग्राम, बताओ क्या? कम डोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट में काम होगा। नॉन इन्वेसिव होता है डीएसए में और सीटी में इन्वेसिव होता है। सीटी में कैसे? सीटी में कौन बोला है? हमने तो आईवी कॉन्ट्रास्ट में दिया है, पर एमआर एंजियोग्राम जो है वो विद कॉन्ट्रास्ट भी हो सकता है, उसकी और विदाउट कॉन्ट्रास्ट विदाउट कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं, जबकि हम सीटी एंजियोग्राम विदाउट कॉन्ट्रास्ट कर ही नहीं सकते। एमआर में ये एडवांटेज है कि हम एमआर एंजियोग्राम विद कॉन्ट्रास्ट, विदाउट कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं पूरा का पूरा, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सीक्वेंसेस अप्लाई करके। ठीक है, सेम चीज से हम एमआर कोलेंजियोग्राम भी कर सकते हैं इवन विदाउट कॉन्ट्रास्ट। अगर हम कोई ऐसी स्पेशल सीक्वेंस करें जिसमें सिर्फ बिलियरी चैनल या फ्लूइड चमक जाए, तो लिवर के अंदर अगर हम वो करेंगे, बिलियरी चैनल को चमका देंगे, तो उसको हम एमआर सीपी बोल देंगे। क्योंकि अगर हमने एक ऐसी सीक्वेंस करी जिसमें सीबीडी भी चमक गई, गॉल ब्लैडर भी चमक गया, बिलियरी चैनल भी चमक गए और पैंक्रेटिक डक्ट भी चमक गई, तो वो बन गया कोलेंजियोग्राम। ठीक है, जैसे कि ये है, दिख रहा है? यस ओके, ये है, ये एमआरसीपी है, कोलेंजियोग्राम ही है ना, जैसे मैंने पहले दिखाया था, जैसे ईआरसीपी में दिख रहा था, पर ईआरसीपी नहीं है ना। तो ये प्लेन एक्सरे में कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ इमेज है, ना इसमें एंडोस्कोप दिख रहा है, ना इसमें परक्यूटेनियस वो दिख रही है, जबकि ये एमआर इमेज है। पर इसमें सीबीडी वैसी दिख रही है, सिस्टिक डक्ट दिख रही है, गॉल ब्लैडर दिख रहा है और पैंक्रेटिक डक्ट दिख रही है। दैट इज बिकॉज एक ऐसी T2 वेटेड सीक्वेंस मैंने यूज करी है जिसमें मैंने बाकी जो सॉलिड एरिया था वो सबका सब हटा दिया, सप्रेस कर दिया, केवल फ्लूइड एरिया को चमका दिया। दैट इज नोन एज एमआर कोलेंजियो पैंक्रेटिकोग्राफी, एमआरसीपी। इसमें पैंक्रेटिकोग्राफी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पैंक्रेटिक डक्ट भी दिख जाती है, दोनों। इसमें सिर्फ कोलेंजियो नहीं होता, दोनों दिख जाती है। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एमआरसीपी ओवर ईआरसीपी? जैसे ये है, ये एमआरसीपी है, ईआरसीपी, क्या एडवांटेज है? एमआरसीपी नहीं है विदाउट इंसर्शन ऑफ एंडोस्कोप, विदाउट कॉन्ट्रास्ट, तो मैं इट इज है ना, बिना नॉन इन्वेजिव में सब कुछ दिख जाता है हमें, जबकि ईआरसीपी का बड़ा एंडोस्कोप है। पर ईआरसीपी का एडवांटेज क्या है ओवर एमआरसीपी? ईआरसीपी में सर हम पेशेंट को सिर्फ डायग्नोज के अलावा ट्रीट भी कर सकते हैं, एंड एमआरसीपी में सिर्फ डायग्नोज कर सकते हैं। एक्सीलेंट, क्योंकि हम इसके अंदर हम खुद गए हुए हैं। जब हम गए हुए हैं, मान लो यहाँ में कोई स्टोन दिखा तो हम उसको पकड़ के बाहर भी खींच सकते हैं। एमआर के अंदर हमें ये दिख तो रहा है स्टोन इसके अंदर मान लो, पर हम उसको कुछ कर थोड़ी ना सकते हैं। वो तो पेशेंट तो एमआर के अंदर लेटा हुआ है, हम उसकी बॉडी के अंदर थोड़ी ना घुसे हुए हैं कि हम स्टोन निकाल दें। सो ईआरसीपी और पीटीसी में हम दोनों में डायग्नोस्टिक के अलावा थेरेप्यूटिक काम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी अंदर पहुंचे हुए हैं इन्वेजन करके, जबकि इसके अंदर हम केवल डायग्नोस्टिक करते हैं। ठीक है, ये दोनों में फर्क है, एमआरसीपी और ईआरसीपी। ठीक है, तो ये एंटायर था हेपेटोबिलियरी सिस्टम की इवैल्यूएशन। जिसको जो भी कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट्स हो, आप मुझसे पूछो, मैं आपको आंसर करता हूँ। आई होप समझ आ गया। बताओ, कोई तो डाउट होगा किसी को? डोंट हेजिटेट इन आस्किंग। सर ये एमआर सीक्वेंस कौन सी है सर? ये बीटीएफ है जो अभी आपने एमआर बिलियरी की दिखाई? तो एमआर सीक्वेंस करते हैं ना, बेसिकली वो हम हैवी T2 वेटेड सीक्वेंस करते हैं। T2 वेटेड सीक्वेंस होती है मेनली, थोड़ी हैवी T2 वेटेड सीक्वेंस होती है। और उसके बाद ना एक्चुअली सिर्फ सीक्वेंस एक्वायर करने के बाद ऐसी इमेज नहीं आती है,
उसके बाद हम इसमें सॉफ्टवेयर से पोस्ट प्रोसेस करते हैं। क्या क्या पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं वो बता सकता है? बैकग्राउंड नलिंग करेंगे। रनिंग कैसे करते हैं? डेक्स ऑरेंज नहीं, ये सेम प्रोसेसिंग सीटी में भी होती है। अगर हम सीटी में कॉपी करते हैं तो हम सेम में ट्राई करते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन। और जब हमने मिप किया तो जो फ्लूइड डेंसिटी थी केवल वो रह गई, बाकी सारा बैकग्राउंड सप्रेस हो जाता है। तो हमने एक T2 वेटेड सीक्वेंस एक्वायर करी, बहुत हैवी T2 वेटेड सीक्वेंस, जिसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड सप्रेशन हो गया था। उसके बाद हमने उसको मिप कर दिया। मिप होने के बाद केवल ये दिखना रह गया, बाकी सब कुछ हट जाता है। दिस इज नोन एज मिप MRCP। सर अगर हमें MRCP करना है, कंट्रास्ट देना है, आफ्टर देन उसके बाद हमें वी नीड टू डू CT एज वेल, तो हम कितनी देर बाद CT करें और उसमें भी कंट्रास्ट दे सकते हैं या नहीं? अगर आपने MR में कंट्रास्ट नहीं किया, MRCP तो बिना कंट्रास्ट की हो जाती है। आपने MR में कोई कंट्रास्ट नहीं दिया, तो MRCP करिए, मान लो जैसे ही पेशेंट बाहर निकलेगा आप तुरंत CT कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास अपना बाकी सब CT के लिए कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। पर अगर आपने MR कंट्रास्ट दिया, क्योंकि MR कंट्रास्ट भी किडनी को अफेक्ट करता है, ठीक है, थोड़ा बहुत CT कंट्रास्ट भी किडनी को अफेक्ट करता है, तो आप आइडियली सेम डे ना करो, थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि दो टाइप के आप कंट्रास्ट दो, दोनों के दोनों किडनी को अफेक्ट कर रहे हो, तो एक बार इकट्ठा इतना लोड मत दो ना किडनी के ऊपर, आइडियली वेट कर लो अगर आपने दोनों में कंट्रास्ट दो, अदरवाइज तो सर IV ना देके जैसे डॉक्सीरेंज दे देते हैं आयरन ऑक्साइड, तो उससे कोई इफेक्ट थोड़ी होता है? क्या अगर हम डॉक्सीरेंज दे रहे हैं MRCP में नहीं और उसके बाद पड़ता, क्योंकि जो आयरन दे रहे हैं MR में वो तो ओरल दे रहे हैं, वो किडनी में एक्सक्रीट नहीं हो। और बताओ, any other doubt, any question? Any year, first year, second year, third year? मोहन जी, यस सर। आपको क्वेश्चन या कुछ और कमेंट? सर एनीबडी, अगर कोई क्वेश्चन है तो बच्चों पूछ लो, क्योंकि सर आज अवेलेबल हैं, तो इट्स फॉर यू, पूछ लो। आप मेरी आप सब लोगों से एक्चुअली ये रिक्वेस्ट कह लो है, अब आप सबके सब प्लीज आज की डेट में, अभी घर पे बैठे होगे आप तो ज्यादातर, जहाँ पे भी हो आप, इसके बाद तुरंत जो आपका हेपेटोबिलियरी सिस्टम का जो भी आपका चैप्टर आपकी बुक से आप पढ़ते हो, आप वो पूरा पढ़ो और सब अच्छे से समझ आएगा, तुरंत आएगा। जो मैंने जो चीजें बताई हैं, जो अभी ना भी समझ आई हो, क्लियर ना हो, पढ़ने के बाद आई होप क्लियर हो जाएंगी। क्या इंडिकेशंस हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं इन प्रोसीजर की, क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज है, क्या टेक्निक है, सब अभी पढ़ लो। मैंने सब कुछ कवर नहीं किया, मैंने आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क और बेसिक कंसेप्ट दिया है। इसके बाद आपकी किताब अगर पढ़ोगे तो आपको बेटर समझ आएगा। आप उसके बाद वो चीजें आपको रट्टा नहीं मारनी पड़ेंगी, समझ के याद करें। आज ही कर लो, ठीक है पवन जी। ओके सर, थैंक यू सो मच। इतने इजी वर्ड्स में इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि आई थिंक दे विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल द थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।